हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं हर्ष कुमार सिंह का इवैल्यूएशन करूंगी, लाइव इवैल्यूएशन। इसके पहले मैंने संस्कृति का किया था। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा इवैल्यूएशन। उस प्लेलिस्ट में आपको उन बच्चों का मिल जाएगा जिनका मैंने इवैल्यूएशन किया है और स्क्रीन में दिखाया है। यहाँ पर मैं हर्ष का कर रही हूँ। हर्ष उत्तर प्रदेश का है और ये इसका मिनी टेस्ट पेपर का आंसर है, जिसमें जो 100 मार्क्स का है, जिसमें 2 ऐसे, एक रिपोर्ट, एक आर्गुमेंट, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इस वीडियो में मैं प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इवैल्यूएशन नहीं करूंगी, 2 ऐसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट का करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को बदलने में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो इस क्वेश्चन में आप इसको आंसर करने के पहले आप देखो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक की कंपोनेंट कौन सा है, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा मेन बॉडी में बात करोगे। एक इंट्रो होता है, कंक्लूजन होता है, फिर मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में आप भूमिका के बारे में बात करोगे। किसकी भूमिका? आदिवासी महिला। तो फिर आप इंट्रोडक्शन में किसकी बात करोगे? इंट्रोडक्शन में आप भूमिका की बात नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना भी है तो इंट्रो के सेकंड लाइन में करो, लास्ट लाइन में करो, मगर इंट्रो के फर्स्ट लाइन से कभी नहीं शुरू करना है। आप इंट्रो में भारत के बारे में बात कर सकते हो, महिलाओं के बारे में बात कर सकते हो। गॉट इट? भूमिका के बारे में ज्यादा बातें आपको मेन बॉडी में करना है। इसलिए कैसे शुरू किया है? भारतीय धर्म तथा दर्शन में नारी को प्रकृति का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि नारी में वे सभी गुण होते हैं जो प्रकृति धारण करती है। तो प्रकृति हमें क्या देती है? हमें अन्न देती है, जीने के लिए हवा देती है। तो नारी भी नारी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से प्रकृति है। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा लिखा है कि भारतीय धर्म तथा दर्शन में नारी को प्रकृति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि नारी में वो सभी गुण होते हैं जो प्रकृति धारण करती है। इस आधार पे नारियों को का वह वर्ग जो हमेशा से प्रकृति के निकट ही जीवन व्यतीत करता है, अपने भीतर के प्राकृतिक गुण और बाहरी प्रकृति के साथ मिलाकर विकास की ऐसी राह को प्रशस्त कर सकता है जो सर्व समावेशी हो। तो यहाँ पर इस इंट्रो में, इसका इंट्रो बहुत ही अच्छा है। मतलब इनफैक्ट मैंने जो इंट्रो दिया है इस ऐसे पे, उससे भी कहीं बेहतर है। इनफैक्ट अभी तक जितना भी मैंने टेस्ट पेपर्स अभी तक मैंने इवैल्यूएट किया है, उसमें बेस्ट इंट्रोडक्शन है ये वाला, जिसमें इसने प्रकृति और नारी को कनेक्ट करके दिया है। भारत में, अब सेकेंड पैरा, भारत में प्रकृति के निकट रहने वाली इन नारियों को आदिवासी महिलाएं कहते हैं। तो अब देखिए, पहले इसने इंट्रो में सिर्फ महिला के बारे में जिक्र किया, अब सेकेंड पैरा में ये आदिवासी महिला के बारे में बात कर रहा है हर्ष। भारत में प्रकृति के निकट रहने वाली नारियों को आदिवासी महिलाएं कहकर संबोधित किया जाता है। उनका पारंपरिक ज्ञान व प्रकृति की समझ भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब देखिए, इसने अंडरलाइन इस पैराग्राफ में सिर्फ आदिवासी महिला को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी आप क्या करते हो। तो यहाँ पर ये आदिवासी महिला को अंडरलाइन करके ये बता रहा है कि अब देखिए, मैं अब आदिवासी महिला के बारे में बात कर रहा हूँ। इंट्रो को सारे एग्जाम में पढ़ते हैं तो इंट्रो में पता चल जाएगा कि धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन को हर्ष अनफोल्ड कर रहा है। पहले महिला की बात की, अब सेकेंड पैराग्राफ में आदिवासी महिला के बारे में बात कर रहा है। यदि हम आदिवासी महिला की भूमिका पे, अब यहाँ पे ये भूमिका पे आया है, तो अगर हर्ष आदिवासी महिला की भूमिका को भी अंडरलाइन कर दे तो बेटर रहता। तो फिर एग्जामिनर को पता चल जाता, पहले महिला की बात में बात की, अब आदिवासी महिला, अब आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो हम आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर गौर करें तो कई स्तरों पर वो भारत में बदलाव में योगदान दे सकती है। पूर्ण विराम। आज भारत का कैसे योगदान देगी ये बता रहे हैं। आज भारत का समाज पितृत्व मानसिकता के कारण स्त्रियों को हर स्तर पर शोषण का साक्षी बनता रहा है। ऐसी दशा में आदिवासी महिलाएं अपने, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी हर्ष, ये अगर नहीं भी लिखते हो चलता। अब यहाँ पे आप पैरा जो चेंज कर रहे हो, हम पैरा जो एंड किया है आपने, बदलाव में योगदान, यानी भारत में बदलाव ला सकती है आदिवासी महिला। तो अब फिर सीधे यहाँ से अगर शुरू करोगे, इसको भी हटा दो, बस यहाँ से शुरू करो तो बेटर रहेगा। इसको हटा दो, ये पूरे को हटा दो,
रखे हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ का। तो यहां से शुरू करो। आदिवासी महिलाएं अपने मात्र सत्तात्मक मूल्यों के माध्यम से पूरे भारत को स्त्री सशक्तिकरण की शिक्षा देकर भारत के बदलाव में भूमिका निभा सकती है। बहुत अच्छा लिखा है। उदाहरण के तौर पे मेघालय का, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करना था ना, सिर्फ इसको लिखकर छोड़ने से कैसे होगा, आपको एक्सप्लेन करना था। फिर है, तो पहले आदिवासी महिला क्या कर सकती है, सशक्तिकरण कर सकती है। तो इसमें प्रेसिडेंट का भी आप एग्जाम्पल, हमारे जो प्रेसिडेंट है तो आप उनका भी एग्जाम्पल ले सकते थे। फिर पर्यावरण संरक्षण, और ये समझ नहीं आ रहा है, जो भी क्लाइमेट से कनेक्टेड है को बनाए रखने की सीख आदिवासी महिलाएं प्रदान कर सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसने यूएनओ का बताया है कि उन्होंने प्राकृतिक संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की है। सही लिखा है। और आप चिपको आंदोलन के बारे में भी लिख सकते थे, मगर नहीं भी लिखे तो ठीक है, आपने यहाँ पर एक सपोर्ट करने के लिए अपना पॉइंट आपने दे दिया तो सही है। आर्थिक स्वावलंबन, ये भी इम्पोर्टेंट है इस स्तर पे। तो देखिए, आप इसने अंडरलाइन आर्थिक वाले को किया है, पर्यावरण संरक्षण को किया है, सशक्तिकरण को किया है, सब देखिए सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। एक वर्ड एक लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, काफी है। इस स्तर पर भी भारत के छोटे स्तर पर सही परंतु बदलाव को आदिवासी महिलाएं प्रेरित कर रही है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके, ठीक है, ये सारा छोटा छोटा व्यापार करके। भारत सरकार द्वारा अब इन आदिवासी महिलाओं को वनोत्पाद तो वैश्विक स्तर के व्यापार श्रृंखला से जोड़ा जा रहा है, जो ये प्रमाणित करता है कि आदिवासी महिलाएं भारत को बदलने में अपना योगदान दे रही है। उपरोक्त योगदान के बावजूद, तो अभी यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हर्ष ने सारा योगदान बता दिया। आर्थिक वाला योगदान, पर्यावरण वाला योगदान, सशक्तिकरण वाला योगदान, ठीक है। तो इसने पूरे ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया। अब ये बैलेंस ओपिनियन रखना चाहता है कि हाँ योगदान तो कर रहे हैं मगर उनकी भागीदारी थोड़ी कम है, क्योंकि सीमित कर रहा है, बदलाव की जो भूमिका है वो सीमित कर रहा है। तो लोकसभा, क्योंकि एजुकेशन इन लिटरेसी की वजह से, तो पंचायती स्तर पर भी उन्हें उभरने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। परंतु इसके बावजूद एक आदिवासी, चलो इसमें प्रेसिडेंट का नाम ले ही लिया है, एक आदिवासी समूह में आई हुई महिलाएं का भारत का राष्ट्रपति बनना क्रांतिकारी बात है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आदिवासी महिलाओं की भूमिका को महत्व दिया है। बहुत अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, निष्कर्षतः भारत का बदलाव कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की जड़ों को गहराई से जुड़ा हुआ है। ये जड़ वे आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने तमाम परिवर्तन की आंधियों में भी संस्कृति की फसल की रक्षा की है। बहुत अच्छा लिखा है। मुझे बस एक इस एस्से में प्रॉब्लम लग रही है, वो यहाँ पर है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। अदरवाइज ये एस्से बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है वर्ड लिमिट भी इसने क्रॉस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 350 वर्ड से ज्यादा होंगे ये। इसको मैं 11 स्कोर दूंगी इसमें। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड व्हाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है जबकि युद्ध रक्तपात वाली राजनीति है। देखते हैं इसने कैसे इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है। पहला, राजनीति जो है वो युद्ध है मगर रक्तपात रहित। दूसरा, युद्ध जो है वो राजनीति है मगर रक्तपात वाली, ठीक है। तो राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है। अब इसने ऐसे क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया है जो कि सही नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है उससे आप कभी स्टार्ट मत करो। ये कथन चीन के साम्यवादी दल के संस्थापक माओ जेडोंग का है और समर्थक माओ राजनीति और युद्ध को एक दूसरे के पर्यायवाची मानते हैं। उनका यह विचार कहीं न कहीं यथार्थवादी विचारधारा से प्रेरित प्रतीत होता है जो राष्ट्र हित के सर्वोपरि माना जाता है। ये सब ठीक है, मगर मतलब शुरू क्वेश्चन वाले से नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा सा मतलब लूज टाइप का लग रहा है। यदि हम उपरोक्त कथन के
प्रथम उपवाक्य पे गौर करें। तो प्रथम उपवाक्य कौन सा है कि राजनीति युद्ध है मगर रक्तपात रहित। गौर करें तो ये राजनीति को एक युद्ध मानता है परंतु रक्तपात विहीन। विश्व इतिहास पर दृष्टिपात करें तो इस तथ्य की प्रामाणिकता स्पष्ट नजर आती है। तो अब इस क्वेश्चन को, ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कैसे करा है? प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मिस्र देशों ने राजनीतिक कूटनीति का चरम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जर्मनी को वर्साओ की संधि करने पर विवश किया। भारतीय, तो ये एक है पॉलिटिक्स ही है जिसकी वजह से जर्मनी का डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर भारतीय इतिहास पर गौर करें तो प्राचीन भारत में मगध और अवंती राज्य के मध्य शत्रुता का अंत राजनीति के रक्तपात रहित युद्ध से ही संपन्न हुआ। मगध के प्रसेनजीत ने कुशल राजनीति दक्षता का परिचय देते हुए अंती के राजा चंद्र प्रद्योत के इलाज हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया और स्वस्थ होकर चंद्र ने खुशी से अपना राज्य मगध को सौंप दिया। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये राजनीतिक युद्ध है जिसमें रक्तपात नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रसंग है जहां पे राजनीति रक्तपात युक्त युद्ध में बदल गई है। इराक में सद्दाम हुसैन, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर और रूस में स्टालिन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत ऐसे राजनीतिक निर्णय के लिए जिससे पूरा देश रक्त रंजित हो गया। बहुत अच्छा। तो इसने दोनों जो डायमेंशंस है कि राजनीति युद्ध है, रक्तपात रहित और रक्तपात दोनों को इसने जस्टिफाई कर दिया। माओ का कथन का दूसरा उपवाक्य, तो दूसरा उपवाक्य क्या है कि राजनीति की युद्ध राजनीति है मगर रक्तपात वाली। युद्ध रक्तपात वाली राजनीति भी काफी सीमा तक सत्य है। कई नेताओं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान पर परमाणु बम गिराने जाने की राजनीति के नाम पर सही बताया। आज भी विश्व के तमाम बड़े देश रक्षा व युद्ध की तैयारी कर अपना जीडीपी का बड़ा भाग खर्च करते हैं। ठीक है, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज के समय में युद्ध मात्र रक्तपात तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये दूसरा डायमेंशन, मतलब कि होता है ना, दूसरा साइड भी बता रहा है। इसका स्वरूप अब काफी विस्तृत हो चुका है। साइबर युद्ध, जहाँ एक देश दूसरे देश को भौतिक क्षति सीधे न पहुंचा के उसकी बुनियादी ये संरचना को क्षतिग्रस्त कर देता है, जैसे भारत का एम्स पे साइबर हमला, पेगासस कार। इसके अलावा विकसित देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के नाम पर विकासशील देशों को अपनी शर्तें मनवाना एक तरह का युद्ध ही है। बहुत अच्छा। उपयुक्त विश्लेषण से इतना तो स्पष्ट है कि माओ ने राजनीति व युद्ध को एक दूसरे का पूरक माना था, परंतु भारतीय कूटनीति अपनी परंपरा में राजनीति को विश्व शांति का साधन मानती है। ठीक है, राजनीति को युद्ध नहीं मानती है। गांधी जी ने स्वयं राजनीति को साध्य साधन की पवित्रता पर बल दिया, जिसका केंद्र में सदैव जनहित ही रहता है। तो इसने इंडिया से कनेक्ट करके इसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। बहुत अच्छा है, बस इसका इंट्रो में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये ऐसे बहुत अच्छा है। और मैं सिर्फ इंट्रो में प्रॉब्लम है इसलिए मैं 10 दे रही हूँ। Next is write arguments for and against each of the following statements. Chief Minister should have a say in the appointment of governors. देखिए, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। जब भी यूपी के कैंडिडेट्स की, मुझे ऐसा लगता है कि 75% जो यूपी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलाहाबाद बेल्ट वाले होते हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुदृढ़ हिंदी होती है और राइटिंग भी इसकी अच्छी है। और इसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सीएपीएफ में, हर्ष का। आप देख सकते हैं इसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जहां तक मुझे पता है इसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर इसका पेपर 1 सही रहेगा और इसने पेपर 2 भी बहुत अच्छे से ओपन माइंड होके अगर देगा तो इसका रिटर्न क्लियर होने का चांसेस रहेगा, मगर पेपर 1 पर डिपेंड करता है। अगर पेपर 1 सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा। एनीवेज, चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। इंट्रोडक्शन। Article 155 of the Constitution says that the governor is appointed by the President, but President takes decision on the aid and advice of the Cabinet, headed by Prime Minister. In this regard,
Many opposition states are raising anguish against the monopoly of center in the appointment of governor. तो ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया इंट्रो, थोड़ा छोटा हो तो बेहतर है. The Sarkaria Commission on Center State Relation recommend that the CM should be consulted before appointing the governor, otherwise the spirit of federation, यहाँ full stop नहीं होना चाहिए, federation will weaken. ठीक है. The opinion of the chief minister would go a long way in helping make the functioning of governor more productive. The spirit of parliamentary democracy lies in the mutual relationship of CM and governor. This is observed by Supreme Court in this case. अब देखिए ये वाला जो सेकंड पॉइंट है कि सरकारिया कमीशन ने ऐसे कहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए सीएम का कंसल्टेशन जरूरी है. अब सेकंड पॉइंट भी जो है वो भी रिलेशनशिप के बारे में कह रहा है, स्टेट और सेंटर का. ठीक है. और ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये वाला जो इसको एक ही पॉइंट रख सकते हैं, द सरकारिया कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, ऐसे करके लिख सकते हो. तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को आपको मर्ज करना चाहिए था. देखने में लग रहा है कि ये दो अलग अलग पॉइंट है, मगर आप एक ही बात कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में. Time to time, some prominent committees have suggested the importance of chief minister say in the appointment of governor. For example, the National Commission to Review the Working of Constitution recommended to constitute a committee comprising the PM, the Home Minister, Lok Sabha Speaker, and the Chief Minister of State and concerned to select a governor. अब ये भी वही प्रॉब्लम है. देखिए थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को मर्ज करना है. आप तीनों में यही बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, कार्य कमीशन ने ऐसे कहा, ये वाले कमेटी ने ऐसे कहा, आपके पास और आपने कोई और पॉइंट नहीं दिया. तो ये तीनों पॉइंट देखने में अलग अलग है मगर सेम पॉइंट ही है. तो आर्गुमेंट में आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है. ठीक है. अगेंस्ट इंडिया इज अ quasi federal state where access of power is inclined to a center, so the distribution of centers with spelling में शायद प्रॉब्लम है, of center in appointing the governor is constitutionally valid. एकदम सही है. It is often reviewed as a state which has different political parties from center always show dissent in the center's decision. It creates a disharmony in the function of administration. Example, Kerala's dissent. ऐसे नहीं लिख सकते एग्जाम्पल केरला. आप कोई जीएस का पेपर नहीं दे रहे, उसको एक्सप्लेन करिए यार. ऐसे ही आपने एसए में भी किया था. ठीक है. गलत चीज है. The governor is a representative of center in the state. He bears his post on the pleasure of the president. So the chief minister's opinion is not a logical argument. और दूसरी चीज, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से सीनियर है, तो पोस्ट वाइज सीनियोरिटी में आते हैं. तो चीफ मिनिस्टर का अगर से रहेगा तो गवर्नर जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट टाइप का बिहेव करेगा. इसीलिए तो ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर दे तो बेटर रहता. Conclusion, the governor is supposed to be a friend, philosopher and guide for the proper function of democracy. Center's monopoly in appointment is not bad, but CM's opinion should be taken. ठीक है, इसका सही है. अब ये आर्गुमेंट में प्रॉब्लम ये है कि अल्फोर का पॉइंट तीन है मगर एक ही है, तो इसीलिए इसको जो स्कोर मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा. इसमें फॉलिंग वेजेस, राइजिंग इक्वालिटी, यहाँ पर ये हेडिंग देना भूल गया है. Recently, the Global Wage Report published by International Labour Organization has pointed a very grim picture of falling wages and rising inequality in its report. It's the first time after the subprime crisis when global wage got a big dip in the statistics. Has highlighted some major costs related to fall of wages. The pandemic is the primary reason for falling because the strict lockdown policy hampered the supply chain. It also hit the informal sector, which holds large share of working people in the country. The second most common reason is geopolitical conflict like Russia-Ukraine conflict, Sudan civil war, and shaking economy Sri Lanka and Pakistan. These scenarios have increased the inflation. एकदम सही है. तो सेकेंड पैराग्राफ में कॉज बताना चाहिए था, तो इसने कॉज बता दिया है. अब थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट का ओपिनियन. तो यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन, इंडिया हैज ग्रेटर वल्नरेबिलिटी बिकॉज इट हैज हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी और सजेस्टेड एज स्पेशली डिजाइन्ड policies to help the most vulnerable sections and to rebuild the standard people's sense of social cohesion will lead to sustainable development. In this context, India's initiative towards establishing a minimum wage framework is likely to benefit them. Okay, रिपोर्ट इसने अच्छा लिखा है, तो रिपोर्ट में इसको मैं एक दूंगी.
आई होप स्टूडेंट्स ये वाला आप लोगों को बहुत इससे लाभ हुआ होगा इसके ऐसे से। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अच्छा लिखोगे तो लैंग्वेज बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। थैंक यू वेरी मच।